everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 9th chemistry chapter atoms and molecules. Let's start from laws of chemical combination. So there are two laws of chemical combination, law of conservation of mass and law of definite proportion. So first of all, law of conservation of mass was given by Antony Lavoisier in 1774. According to this law, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है अगर क्लोज्ड सिस्टम में, तो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के। प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है और दिस CO2 इज प्रोडक्ट हेयर। ओके, सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 32 ग्राम। सो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम। ओके, एंड हियर CO2 एटॉमिक मास इज 44 ग्राम। देखिए कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो O2 का कितना होगा 16 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक, अब हमें फाइंड करना है CO2 का। तो कार्बन का 12 प्लस O2 का 32, दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रपोज किया था लुइस प्राउस्ट ने 1799 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं सेम रेशो में। सेम एलिमेंट्स का रेशो सेम रहता है एक केमिकल कंपाउंड में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चाहे हम कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करें या सोर्स जो है जहाँ से हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो कोई भी हो, रेशियो में सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड वाटर, एक वाटर का कंपाउंड है H2O, इसमें हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, चाहे हम कितना ही क्वांटिटी में वाटर ले लें या कहीं से भी वाटर के एलिमेंट्स को ऐड करके वाटर का कंपाउंड बना लें। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन 8 में होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इट फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो हियर बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, रिएक्टेंट है, एंड बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन में हमें वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और इसके लिए हमें कुछ डेटा भी गिवन है, सबके एटॉमिक मासेस प्रोवाइड किए गए हैं ये। ठीक है, तो देखिए ये बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो रिएक्टेंट का मास हमें मिल जाएगा। बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट का मास मिलेगा, ये रिएक्टेंट का मास मिलेगा। इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके हमें प्रोडक्ट का मास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिएक्टेंट्स का मास हमने ऐड करके निकाल लिया है 96.6 ग्राम, एंड प्रोडक्ट का मास ऐड करके भी 96.6 ग्राम आया है। सो हियर टोटल मास जो है प्रोडक्ट का केमिकल रिएक्शन में वो इक्वल है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के, दस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 1:8 में, मतलब 1 हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाय मास टू फॉर्म वाटर, वाटर बना रहे हैं ये कंबाइन होके, तो कितना मास हाइड्रोजन गैस का चाहिए होगा ताकि वो रिएक्ट कर जाए पूरी तरीके से 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ। तो देखिए यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए था, 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 1/8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, 3 ग्राम आ जाएगा। ये 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
ऑफ मैटर। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर का फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एटम बोलते हैं। एटम को ना तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एटम इनडिविजिबल होते हैं, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसको हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, बट डाल्टन ने यही कहा था कि इसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते, इनडिविजिबल होते हैं एटम्स। नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में हम एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। जैसे हम एक एलिमेंट लें ऑक्सीजन का, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, चाहे 4 एटम्स हों चाहे कितने भी मतलब एटम्स हों, उनका सभी का मास, केमिकल प्रॉपर्टीज और शेप इक्वल होती है। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनमें डिफरेंट मासेस होगा और डिफरेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हम एक एटम लिया ऑक्सीजन का, दूसरा हमने दूसरे एलिमेंट नाइट्रोजन का ले लिया, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मास से शेप सब कुछ डिफरेंट होगा मतलब इनका, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर रेशियो में और एक कंपाउंड बना लेते हैं। ये अभी हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन में, उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। देखिए अब इन अ गिवन कंपाउंड जो रिलेटिव नंबर और टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं एक कंपाउंड में वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे H2O है, उसमें हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम ले रहे हैं, तो रिलेटिव नंबर यहाँ कांस्टेंट ही रहेगा। ये नहीं है कि H42 हो जाएगा या H32 हो जाएगा। और जो टाइप्स ऑफ एटम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन रहा है, तो इन्हें ही मिला के बनाएंगे, ये नहीं है कोई और सा एटम ले लेंगे। तो टाइप ऑफ एटम एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट होती है। नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए अभी जो हमने पोस्टुलेट पढ़े थे उसमें से एक पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच स्टेट्स दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये अभी हमने पोस्टुलेट पढ़ा था। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट इज अनदर पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का विच स्टेट्स दैट एक गिवन कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ये किस पर बेस्ड है? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला। तो एटम क्या है? एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। इसको हम फ्री स्टेट में कर भी सकते हैं, इट मे और मे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब ये एटम जो है वो फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। एक जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऑल द प्रॉपर्टीज को शो करेगा वो। अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, एलिमेंट और कंपाउंड का, विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। एटम के बारे में अभी हमने देखा कि एटम फ्री स्टेट में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, बट जो मॉलिक्यूल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्री स्टेट में, जैसे O2 है वो फ्री स्टेट में अपना रह जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन एटम फ्री स्टेट में नहीं होगा, या तो O3 की फॉर्म में होगा, O2 की फॉर्म में होगा, या किसी के साथ कंपाउंड बना रहा होगा, ठीक है, जैसे H2O। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। आगे देखते हैं एटम्स। एटम्स क्या है? एटम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो एटम इज द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है एलिमेंट का जो ब्रोक नहीं होता है केमिकल मीन्स से। एटॉमिक सिंबल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक्स होता है, द यूजुअल एक्स जो है वो क्या बताता है? उस एलिमेंट का सिंबल बताता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को पहले ए से डिनोट करते थे, अब जेड से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये है एलिमेंट एक्स, इसकी जगह हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कोई भी एटम लिख सकते हैं। यहाँ पर ए जो होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास, एंड दिस जेड इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके इक्वल होगा एटॉमिक नंबर एक एटम के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस।
तो जो डिस्टेंस है एटम के न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन शेल तक, वो होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम। टू आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे एटम्स के बीच का न्यूक्लियाई को देखकर डिस्टेंस मेजर कर कर बॉन्डेड टुगेदर, जो आपस में बॉन्डेड हो। हाफ दिस डिस्टेंस इज द एटॉमिक रेडियस। इस डिस्टेंस का आधा क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। जैसे देखिए डायग्राम में, देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है उस तक का जो डिस्टेंस है, वहां तक का एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और ये एक एटम है एंड दिस इज अनदर एटम। यहाँ पर जो इनके दोनों के न्यूक्लियस हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर दें तो वो एटॉमिक रेडियस के इक्वल हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट क्या है? सो एटॉमिक मास क्या है? टोटल ऑफ द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, सभी का मास ऐड करके एटम का, पूरे एटम का मास आ जाता है। और इन अ ग्रुप ऑफ एटम में इसका एवरेज मास जो होगा वो एटॉमिक मास होगा। मेनली आपको यही ध्यान रखना है, एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। जो मास है एटॉमिक पार्टिकल का, उसको उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। इसको कॉमनली हम एक्सप्रेस करते हैं AMU की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये आपको लर्न करनी है। इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। क्योंकि कोई भी एटम का मास जब हम निकालते हैं तो उसको हम कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक फॉर्मूला भी देख लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को हम U से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एटॉमिक मास यूनिट की जगह U लिख दिया है। 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, कार्बन 12 एटम। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस गिवन हैं। ये आपकी बुक में भी गिवन होंगे, लर्न होने चाहिए आपको कुछ कुछ, वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर? अब जो एटम है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है नेचर में? या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और उसकी सभी प्रॉपर्टीज जो है मॉलिक्यूल की, वो उसके सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस से वो बिलोंग कर रहा है उसकी उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, इस तरीके से बनाया जाता है ये। अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट है वो क्या है? वो बना होता है सेम टाइप के एटम से। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बना होता है डिफरेंट टाइप्स के एटम्स अगर ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मीन्स हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो। हेट्रो मीन्स अलग अलग टाइप के, ठीक है। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, एलिमेंट और कंपाउंड, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। जैसे यहाँ देखिए ये ओजोन है, O3 से डिनोट कर रहे हैं। O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई है 3। ध्यान रखिएगा एटॉमिसिटी पर क्वेश्चंस आते हैं। फॉस्फोरस में P4 से डिनोट करते हैं, इसकी एटॉमिसिटी इज 4। सल्फर S8 से डिनोट करते हैं, इट्स एटॉमिसिटी इज 8। ऑक्सीजन O2 से डिनोट करते हैं एंड इट्स एटॉमिसिटी इज 2। जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम्स तो इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। अब देखिए मोस्ट ऑफ द एटम्स कंसिस्ट कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे या फिर आयन की फॉर्म में होंगे। इस तरीके से वो ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन एटम है वो
उसको तो डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारे पास O2 है उसको हम 2 एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इंडिविजिबिलिटी हो रही है यहाँ पर एटम्स की। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स जो हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में कलेक्शन होता है 2 और मोर केमिकली बाउंड एटम्स का, वेदर दे आर फ्रॉम द सेम एलिमेंट और अनदर, चाहे वो सेम एलिमेंट के हों चाहे अनदर एलिमेंट से बने हों। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें सेम टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड देख लेते हैं, तो जो सॉल्ट्स हैं या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, ये 2 कैटेगरीज होती हैं इनटू विच कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तो होल्ड करके रखते हैं एटम्स को मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, डोनेट नहीं करते हैं। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें डोनेट कर देते हैं। ठीक है, शेयरिंग नहीं होती है आयनिक बॉन्ड्स में। तो आयनिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, वो सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। एवरी कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड होता है, बनता है ऑफ वन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसमें या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, अब एक्चुअली जो कंपाउंड है वो एक तरीके का मॉलिक्यूल ही तो है। एटम्स जो ज्वाइन कर रहे हैं टुगेदर मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मस्ट बी अलग अलग होने चाहिए, मतलब वो एक दूसरे से, फॉर द सब्सटेंस टू क्वालिफाई एज अ कंपाउंड। जैसे O2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड तो नहीं है। ड्यू टू इट्स एटॉमिक कनेक्शन विद अनदर ऑक्सीजन एटम, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इसके कनेक्शन की वजह से। लेकिन जो NaCl है यहाँ पर वो एक कंपाउंड है, क्योंकि ये 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो केमिकली बॉन्डेड है आपस में। अब आगे देखते हैं, बेस्ड अपॉन एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के बेस्ड पर हमने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इस तरीके से एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो जो नोबल गैस है जैसे हीलियम है, उसको किसी और मॉलिक्यूल के साथ रहने की, किसी और एटम के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री स्टेट में रह सकती हैं। जितनी भी नोबल गैस हैं, जैसे नियोन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सब फ्री मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह सकती हैं, अकेली अकेली रह सकती हैं। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो है OH2, O2, N2। जो डायटॉमिक मीन्स 2 एटम्स के फॉर्म में रह सकते हैं, ट्राई मीन्स 3, सो द 3 एटम्स के फॉर्म में रह सकती हैं, जैसे O3, CO2, NO2, ये सब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा देखिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एटम इज डिविजिबल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब एटॉमिक पार्टिकल। मैंने अभी बताया था आपको कि मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एटम को डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, एटम्स देखिए लूज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और गेन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब ये लूज और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो ये चार्ज्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब लूज करते हैं तो इन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब गेन करते हैं तो इन पर आता है नेगेटिव चार्ज। आगे देखते हैं आयन। एंड आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। आयन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल कैसे बनेगा, या तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो बनता है लॉस करने पर इलेक्ट्रॉन को या फिर गेन करने पर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया किसी एटम ने तो वो बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायन। नेगेटिव से आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, नेगेटिव की स्पेलिंग में हम स्टार्टिंग में क्या लिख रहे हैं, एन, तो एन फॉर नेगेटिव साइन आएगा मतलब। ठीक है, और एन फॉर एनायन को हम इस तरीके से भी तो ध्यान कर सकते हैं, एनायन, एन मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा एनायन पे।
और कैटायन पे पॉजिटिव। स्ट्रक्चर जो होता है ना एटम का, अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एटम 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जो सेंटर होता है एटम का उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का उसमें उसका पूरा मास डिपेंड करता है उस पे, न्यूक्लियस पे। क्योंकि देखिए जैसे ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं अलग अलग शेल में, अलग अलग ऑर्बिट में। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन्हीं का तो मास काउंट होगा। जो एटम का मास होगा वो किसका मास होगा, उसके न्यूक्लियस का मास होगा। जितना मास उसके न्यूक्लियस में होगा वही उसका एटम का मास कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम में वो अरेंज होते हैं शेल्स में या फिर ऑर्बिट में। अभी बताया था आपको इस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो इसके न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ये रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग शेल्स में। अब देखिए लाइक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की तरह जो आयंस हैं उनको भी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक आयंस में डिवाइड किया गया है। तो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं जैसे जो फॉर्म होते हैं सिंगल एटम से, जैसे Na पॉजिटिव है या फिर Mg2 पॉजिटिव है। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव में एटम तो एक ही है मैग्नीशियम का। डायटॉमिक आयंस जो होते हैं उसमें 2 डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनता है, जैसे OH नेगेटिव, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन कैसे होते हैं, जो फॉर्म होते हैं ग्रुप्स ऑफ मैनी एटम से, जैसे NH4 पॉजिटिव, इसमें नाइट्रोजन का 1 एटम और 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ बहुत सारे एटम्स आ गए। अब देखिए वैलेंसी क्या है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम ने जो लॉस किए हैं, गेन किए हैं, शेयर किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कितने नंबर ऑफ एटम्स उसने लॉस कर दिए, गेन करे हैं या फिर शेयर करे हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम और एन एलिमेंट। ओके, आगे देखते हैं। ये कुछ नेम ऑफ आयंस हैं, सिंबल दे रखा है उनके और वैलेंसी गिवन है, ये आपकी बुक में भी गिवन होगी टेबल। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, जैसे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो सिंबल लिखेंगे एलिमेंट का, उसके बाद हम नीचे उन सिंबल्स की वैलेंसी लिख देंगे और फिर उनको क्रॉस कर देंगे वैलेंसीज को ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल लिखा और यहाँ क्लोरीन का। इसके बाद हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। क्या किया है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, मतलब H1Cl1। तो इसको हम HCl लिख सकते हैं, H1Cl1 को। ठीक है, इसकी इससे करते हैं H1Cl1। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखी नीचे 1 और सल्फर की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर क्रॉस कर दिया H2S1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2S1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल फॉर्मूला इज H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाउ कार्बन वैलेंसी इज 4, क्लोरीन वैलेंसी इज 1। सो क्रॉस करने के बाद हमें क्या पता लगा, कार्बन 1 Cl4, so this will become CCl4। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम वैलेंसी इज +2, क्लोरीन वैलेंसी इज -1, तो Mg1Cl2, it will become MgCl2। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, calcium valency is +2, oxygen valency is -2. After cross we will get Ca2O2, 2 से 2 cancel, CaO। calcium oxide chemical formula is CaO। next potassium nitrate,
potassium K valencies +1, nitrate NO3 valencies -1. After the cross we will get K1 NO3 1. ठीक है, so this will become K NO3. Okay, next aluminium sulfate. Aluminium valencies +3, sulfate valencies -2. After the cross we will get aluminium. How much? 2. SO4 how much? 3. ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस. यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया SO4 के बाद? क्योंकि यहाँ 4 और 3 एक साथ 2 नंबर्स नहीं आ सकते. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का हम कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के मास को ऐड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए. जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे O2 है, उसका कैसे निकालेंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, क्योंकि 16 ऑक्सीजन O एटम का होता है और 2 है यहाँ पर O के एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जितने भी एटम्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब फाइंड करते हैं जैसे CO2 का, तो कार्बन का होता है 12 प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का. O2 का कितना होता है? अभी हमने देखा 16 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, तो 32, तो ये प्लस कर देंगे 32 में 12, तो आ जाएगा 44 ग्राम. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड होता है मल्टीप्लाई करके द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम जितने भी होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक मॉलिक्यूल में और ऐड कर देते हैं टोटल जितने भी एलिमेंट्स के मासेस होते हैं. जैसे यहाँ पर हम K2SO4 का एटॉमिक मास फाइंड करेंगे. आपको K का, S का और O का एटॉमिक मासेस यहाँ पर गिवन होंगे क्वेश्चन में. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. K2SO4 इसका हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है. तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं K के. ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए K के एटॉमिक मास की. K का एटॉमिक मास है 39. समझ आ रहा है? ठीक है, देखिए इसका निकालना है हमें K2SO4 का. 2 है K, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे K के एटॉमिक मास. K का एटॉमिक मास 39 गिवन है, तो 39 से. ठीक, अब S वो प्लस करते हैं. दूसरा एटम जब लेते हैं तो प्लस करते हैं. S का कितना गिवन है? 32. एक ही एटम है S का, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी. फिर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं. कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है ऑक्सीजन का. तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कुछ नहीं करना, और 16 4 जा 64. इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 78 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64. अब इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा आपके पास 174. और एटॉमिक मास यूनिट U लिख देते हैं, ये इसकी यूनिट होती है. सिमिलरली हमें Na2O का फाइंड करना है यहाँ पर. तो Na2O देखिए, Na का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 23. तो 23 मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितने एटम्स हैं Na के? 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी. प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16. अब 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 46 प्लस 16, दिस विल बिकम 62 एटॉमिक मास यूनिट. अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर. किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ एंटिटीज होती हैं, एंटिटीज मतलब कि चाहे एटम की बात करें, चाहे मॉलिक्यूल की बात करें, चाहे आयन की बात करें, एक एटम के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी आयन्स हैं, वो सब किसके इक्वल होंगे? सब 1 मोल के इक्वल होंगे. जैसे हम H2O की बात कर रहे हैं. ठीक है, कितने एटम्स हैं उसमें? 1 मोल. कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O में? 1 मोल. कितने आयन्स हैं H2O में? 1 मोल. ठीक है, मतलब कुछ भी बात करें वो 1 मोल के इक्वल होगी. ठीक, चलिए. अ मोल ऑफ एनी, अब 1 मोल क्या है? 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल. 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अब मोल concept is one of the most convenient way of expressing the amount of reactant and product of a reaction. कितना अमाउंट रिएक्टेंट का है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का है, इसको हम मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं.
एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है 6.022 10 टू द पावर 23. द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज दैट इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में कितने हैं, एक सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यही तो बता रहा है ये पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम्स कुछ भी हो सकते हैं. अब देखिए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस से हम क्या समझते हैं, तो 1 मोल से हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने आयन है, किसके इक्वल होते हैं 6.022 10 टू द पावर 23. अब 1 मोल किसके इक्वल होगा, मोलर मास ऑफ द पार्टिकल के इक्वल होगा, मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन के इक्वल होगा. 1 मोल गैस का ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम इक्वल टू 1 मोल अगर गैस है तो वो कितना वॉल्यूम लेगी, ऑक्यूपाई कितना करेगी वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट एसटीपी. एसटीपी का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. आप देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, उसको उसका मोलर वॉल्यूम बोलते हैं. आप देखिए मास क्या, हमें क्वेश्चंस फाइंड करने हैं आप. सो व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल N2 गैस का वॉल्यूम मास कितना होगा. ठीक है, व्हाट इज द मास फाइंड करना है हमें 0.5 मोल N2 गैस का. तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है नाइट्रोजन का N2 का, वो 28 एटॉमिक मास यूनिट है. मास जो है उसको देखिए यहाँ पर हम मोलर मास जो अभी हमने 28 निकाला देखा, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम नंबर ऑफ मोल्स से कर दें तो मास आ जाएगा 0.5 मोल का. ठीक है, जो इसका मोलर मास है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बस 0.5 से, तो मास आ जाएगा टोटल उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल कार्बन का वेट है 12 ग्राम. तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम. एक एटम का मास कितना होगा कार्बन का, ग्राम में फाइंड करना है. देखिए 1 मोल कार्बन एटम्स जो हैं उसमें 6.022 10 टू दी पावर 23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. अब 1 मोल जो कार्बन एटम है उसमें 12 ग्राम उसका मास है, तो 6.022 10 टू दी पावर 23 कार्बन एटम का जो मास हो गया वो 12 ग्राम हो गया. तो 1 एटम का मास कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए 12 अपॉन दिस. मेनली आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं. 6.022 10 टू दी पावर 23 कार्बन एटम का अगर मास 12 ग्राम है तो 1 एटम का मास कितना होगा, डिवाइड कर देंगे सिंपल. अब कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं. तो देखिए यहाँ पर हमें पता है 44 ग्राम CO2 जो इसका एटॉमिक मास होता है ना, ये इस तरीके से निकालेंगे एटॉमिक मास, तो 44 ग्राम CO2 1 मोल CO2 के इक्वल होगा. तो 1 ग्राम CO2 किसके इक्वल होगा, 1/44 मोल ऑफ CO2 के इक्वल होगा. डिवाइड ही तो कर देते हैं. तो हमें फाइंड करना है 110 ग्राम CO2, तो 110 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 से ऊपर 110/44 मोल ऑफ CO2 आ जाएगा. योर आंसर विल बिकम 2.5 मोल ऑफ CO2. अब इसमें क्या सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है, इसी में 2.408 इंटू 10 टू दी पावर 24 अमोनिया मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल. देखिए 6.022 10 टू दी पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल अमोनिया के इक्वल है. ठीक, तो 2.408 इस वाली लाइन को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो ये वाला हमें पता चल गया, ये तो हमें पता ही है 6.0022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल 1 मोल के इक्वल होगा. हमें फाइंड करना है कि इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने मोल के इक्वल होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 1 अपॉन, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, पहले चाहें तो आप निकाल लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 अमोनिया मॉलिक्यूल का निकाल लीजिए 1 अपॉन दिस, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3.99 मोल ऑफ अमोनिया. इसको हम अप्रॉक्सीमेट में 4 मोल ऑफ अमोनिया भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज, okay, so here this chapter completes here.
Okay, if my videos are helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.